तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा मैंने तुम लोगों से कहा था कि एनसीईआरटी की सारी वीडियोस मैं तुम लोगों को दे दूंगा हैंड रिटन पीडीएफ की। तो क्लास 6 की वीडियो डाल चुका हूँ, 3, 4, 5 की ईवीएस की वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसकी वीडियो देख लीजिए, वरना अभी इसी वीडियो के लास्ट में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस। ठीक, सिमिलरली इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। जितने एग्ज़ाम भी सीबीएसई कराती है, वो चाहे ईवीएस हो, ईएमआरएस हो या केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई कराती है। ठीक, और ये क्लास 6 से जो क्लास 7 की बुक है एनसीईआरटी की, उसी बुक से नोट्स बनाए हैं। और इसके अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो साइंस कक्षा 7 की जो पहला चैप्टर है वो हमारा कोशिका है। कोशिका जीवन की इकाई। चलो यहीं पे ये चीज़ समझ लो कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका होती क्या है? कोशिका में कोशिका का जो अध्ययन करते हैं वो हम साइटोलॉजी में करते हैं। सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। जो इसके अंदर का ये जो लिक्विड इसमें होता है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य भी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इसको जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य को जीवन की इकाई मोजले ने बताया था। मोजले साइंटिस्ट थे, मोजले ने कहा था कि जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? हालांकि इसमें रिक्तिकाएँ होती हैं, राइबोसोम होते हैं, गोल्जी काय होता है। ठीक, लेकिन अभी जो क्लास 7th में जितना दिया हुआ है हम सिर्फ उतना ही लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऐड होती जाएंगी, वैसे क्लास 8th में जब आएगा तो 8th में जो चीज़ें दी हुई हैं वो पढ़ा देंगे। फिर कोशिका के अंदर ही केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इस चीज़ को याद कर लेना। कोशिका को क्या कहते हैं? इसको कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की इकाई। कोशिका को कहते हैं जीवन की इकाई। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। और पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इज इन प्लांट्स। तो पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। सारे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। मनुष्य कैसा है? मनुष्य परपोषी है। मनुष्य कैसा है? मनुष्य परपोषी है क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहता है। तो परपोषी उसे कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उन्हें परपोषी कहते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं? सूर्य के प्रकाश में CO2 और पानी। सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर मतलब H2O, CO2 और H2O से पौधे क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। C6H12O6, यही ग्लूकोज का भी यही होता है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला यही होता है, CO2 प्लस H2O। सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक, क्लोरोफिल जो होता है, ये पौधे में जो हरा भाग होता है पौधे का, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल ही होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, ठीक है। और पौधे में क्या होते हैं? स्टोमेटा, जो पत्तियों के पीछे छेद होते हैं, जो रंध्र होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं। पर्णरंध्र इनको बोलते हैं, पर्णरंध्र। जो स्टोमेटा होता है इसको पर्णरंध्र बोलते हैं। और इस पर्णरंध्र से ही जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी से CO2 अंदर जाती है और इसी से O2 बाहर निकलती है। यह पर्णरंध्र इस तरीके का होता है, ऐसे हल्का सा, तो ये पर्णरंध्र होता है। इसके नोट्स चाहना तो हैंड रिटन बना लेना। पूरा चैप्टर, पूरा ये जो क्लास 7th की पूरी बुक है, ये 2 पेजेस में आ जाएगी।
ठीक है, बाकी हम तो तुमको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ नोट्स। ठीक है, पोषण के अन्य तरीके क्या होते हैं, ये सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध हमने उसमें भी बताया था, ईवीएस में भी बताया था जब 3 to 5 पढ़ाई थी, और अभी क्लास 6 की जब हम साइंस पढ़ा रहे थे उसमें भी हमने बताया था सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है, जब दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होता है। जैसे पौधे को किसी, यहाँ पे ये तो मशरूम बनी हुई है, तो ये लाइकेन का चित्र है, क्योंकि लाइकेन में क्या होता है, फंगस होता है और शैवाल होता है। फंगस को फंगी और शैवाल को अलगी बोलते हैं, इंग्लिश में अलगी। ठीक है, और फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक। तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल क्या होते हैं, मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। तो ये सहजीवी संबंध है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मतलब बेनिफिट मिल रहा होता है। जैसे 3 to 5 में है कि भैंस को और बगुले को, भैंस और बगुले के बीच में कैसा संबंध है, तो वो भी सहजीवी संबंध है। क्योंकि भैंस को बगुले से क्या होता है कि भैंस के वो कीड़े खा जाती है जो उसके बॉडी पे छोटे छोटे लगे होते हैं, जुए टाइप के, और भैंस का क्या फ़ायदा है कि उसकी बॉडी के कीड़े खत्म हो जाते हैं, बगुले को भोजन मिल जाता है। परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे एक तो दूसरे से फ़ायदा ले रहा है लेकिन दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, कैस्कुटा इसको बोलते हैं, ये पेड़ के ऊपर लिपट जाती है और पेड़ से सारा पोषण अमरबेल लेती है। तो ये परजीवी होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर करता हो। ठीक। कीट बच्ची उन पौधों को कहते हैं जो कीड़े खाते हैं। जैसे ये पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट होता है, नेपेंथिस होता है, नेपेंथिस भी क्या होता है, नेपेंथिस भी कीट बच्ची पौधा होता है, ये कीड़े को खा जाता है। ये तो घटपर्णी है, ये घटपर्णी है, घटपर्णी को ही पिचर प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये खाते क्यों हैं, ये इसलिए खाते हैं क्योंकि पौधे बाकी सारा पोषण तो ज़मीन से ले लेते हैं लेकिन इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, ये पौधे कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को खाने का मेन रीज़न क्या है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े खाते हैं। फिर ऐसे राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और ये दलहनी पौधों की जड़ों में होता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है। ये हवा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। कौन, राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस सीरम इसका पूरा नाम होता है, और ये लेग्यूमिन कुल के पौधों की जड़ों में होता है, जो दलहनी पौधे होते हैं। फिर आगे आता है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र मुख से लगा करके, और ये बड़ी आंत का लास्ट जो होता है जिसको गुदाद्वार कहते हैं, एनस, यहाँ तक ये पूरा पाचन तंत्र कहलाता है। और मनुष्य में पाचन का जो शुरुआत होती है वो मुंह से होती है। कोई पूछे कि पाचन का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है, तो मुंह से ही पाचन का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे स्टार्च को तोड़ते हैं। लार में हमारे जो एंजाइम होते हैं वो हमारे स्टार्च को तोड़ना मुख से ही शुरू कर देते हैं। कि इसीलिए कहा जाता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ अगर थोड़ी देर तक चबाते रहो तो वो मीठी लगने लगती है। जैसे रोटी का एक टुकड़ा थोड़ी देर तक चबाओ तो अपने आप मीठा लगने लगता है, क्योंकि लार जो है वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है। ये मुख के बाद में इसको मुख गुहा बोलते हैं। ये मुख के अंदर का जो भी भाग है मुख गुहा होता है। उसके बाद में ये ग्रास नली होती है। ये क्या होती है, ग्रास नली होती है। ठीक है, इसोफेगस। ठीक है, ये इसोफेगस होती है, ग्रास नली। यहाँ से भोजन आता है आमाशय में। ये क्या है, ये आमाशय है। आमाशय में HCl होता है जिसको बाइल जूस या पाचक रस या पाचन रस कहते हैं। ठीक है, इसमें HCl मिला दिया जाता है, भोजन में HCl मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, ये बैक्टीरिया को मारता है, HCl, और प्रोटीन को पचाता है आमाशय में। फिर पित्त रस क्या होता है, लीवर से। ठीक, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया, गति से नीचे जाता है। हाँ, तो लीवर में क्या होता है, पित्तरस। पित्तरस बनता कहाँ है, लीवर में, और इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर पित्ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता है, बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। फिर आमाशय के बाद में भोजन किस में आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में ही भोजन का जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनका सारा जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और इसमें विलाई पाई जाती है। विलाई कैसी होती है, विलाई ऐसी रचनाएं होती हैं, ऐसे उंगली के जैसे, इस तरीके से। इनको रसांकुर भी बोलते हैं, विलाई को ही हम लोग रसांकुर बोलते हैं, रसांकुर या विलाई, रसांकुर या विलाई इनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो भोजन का एब्जॉर्प्शन के लिए जो जगह होती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पित्त रस बनता है और जो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा होता है।
ठीक है। जंतुओं में पाचन कैसे होता है? जंतुओं में जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं इनको हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो जुगाली करने वाले क्या होते हैं? घास खाने वाले जो जानवर होते हैं ये सेलुलोज के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। इनमें रूमेन होता है, ये एक आमाशय अलग होता है और रूमेन अलग होता है। तो ये जल्दी जल्दी सारा घास वास खा के इसमें रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर रूमेन से थोड़ा थोड़ा घास अपने मुंह में वापस लाते हैं, फिर इसको चबाते हैं, फिर ये आमाशय में जाता है। ठीक। रूमेन होता है किस चीज़ के लिए होता है? सेलुलोज के पाचन के लिए होता है। मनुष्यों में सेलुलोज नहीं, हम लोग जो मनुष्य होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि रूमेन नहीं होता है। ठीक है। कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेलुलोज का पाचन कौन नहीं कर पाता है, तो मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। फिर अमीबा की बात करते हैं। अमीबा भोजन कैसे करता है? अमीबा अपने जो पाद होते हैं इसके, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया कह लो, क्योंकि पैर तो नहीं होते, एक कोशिकीय जीव है तो पैर तो नहीं है। स्यूडोपोडिया कहते हैं क्योंकि स्यूडो का मतलब होता है झूठा, PSEUDO, ये स्यूडो का मतलब होता है झूठा। ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने पाद ऐसे आगे आते हैं और कीड़े को ऐसे कवर कर लेते हैं, कवर करके फिर ये इसके अंदर चला जाता है, फिर अंदर इसका पाचन होता रहता है। ठीक है। ठीक। और ये जो इसका भोजन करने का जो तरीका है इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं, इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो खट्टे होते हैं स्वाद में, जैसे नींबू, ये खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। क्षार जो होते हैं ये कड़वे या कसैले होते हैं। अब याद कैसे करोगे? इनका जो लिटमस पेपर होता है वो ऐसे याद करो, अनिल और बेलन, बेलन। ठीक। तो अनिल क्या करता है? अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अनिल। और बेस जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, बेलन। अनिल और बेलन, इस तरीके से याद करो। फिर अम्ल क्षार का परीक्षण के लिए एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज टेस्ट कहते हैं। एक तो लिटमस पेपर, लिटमस टेस्ट होता है जो लिटमस पेपर का होता है, अनिल अम्ल नीले को लाल कर देता है और बेस जो है वो लाल को नीला कर देता है। और हल्दी से भी हम लोग इसका अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। फिर आता है अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और जल बनाते हैं। और ये जो क्रिया होती है अम्ल और क्षार को मिलाने की, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहा जाता है। क्यों उदासीनीकरण कहा जाता है? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब अवस्था परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में हमको क्या याद रखना है? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और वापस किया जा सकता है। जैसे अगर हमने A से B बनाया है तो हम वापस B से A बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से हमने बर्फ बना दिया, बर्फ को दोबारा पानी बना सकते हैं। ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? कि हम A से B तो बना लेंगे लेकिन वापस B से A नहीं बना सकते। जैसे दूध से चाय तो बनाई जा सकती है लेकिन चाय से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। और जब कुछ नया बन जाएगा तो पुराना वापस नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बन जाता है। ये प्रतिवर्ती है, मतलब बदला जा सकता है, वापस आया जा सकता है। अप्रतिवर्ती है, इरिवर्सिबल, तो इनमें वापस नहीं आया जा सकता। जंग लगाने से, अच्छा हाँ ये भी बता दिए कि जंग, जब लोहे पे जो जंग लगती है, जंग से बचने के लिए लोहे पर क्या किया जाता है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और ये जिंक की परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है। इसको हिंदी में भी गैल्वेनाइजेशन ही याद रखना। ठीक है। गैल्वेनीकरण उसको कहते हैं, क्योंकि अब रसद लेपन अगर बताएंगे तो रसद लेपन वो कहीं नहीं याद रहेगा। जीवों में श्वसन कैसे होता है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये बता दें कि श्वसन, जो रेस्पायरेशन होता है ये, और सांस लेना, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सांस लेना और श्वसन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सांस लेने में क्या होता है कि सिर्फ हवा को खींचना और छोड़ना, ये हमारा सांस लेने में आ जाता है। लेकिन रेस्पायरेशन जिसमें हम श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन में क्या होता है कि हवा को अंदर खींचना, फेफड़ों में उस हवा में से ऑक्सीजन को निकालना और CO2 वापस डालना और फिर वो हवा को वापस छोड़ना, ये सारा का पूरी जो प्रक्रिया है ये हमारी श्वसन कहलाती है। ठीक है। ब्रीदिंग या सांस लेने में केवल हवा अंदर बाहर करना है, जबकि श्वसन कोशिकाओं में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है। पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहते हैं। एरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अच्छा, श्वसन भी दो तरीके का होता है। श्वसन क्या है? दो तरीके का होता है। एक पहला होता है वायवीय
और दूसरा होता है अवायवीय। एरोबिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाती है और जल बनाती है और साथ में ऊर्जा मिलती है हम लोगों को, ठीक है। वायुकोश ये जो फेफड़ों में होते हैं, ये वायुकोश है। ये फेफड़े में क्या है, ये वायुकोश होते हैं, ठीक है। यहाँ यहीं पे O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग वायुकोश कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ये बात याद कर लो, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने, ठीक, विलियम हार्वे ने। अब इसमें क्या क्या होता है, हमारे 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। ये एट्रियम और वेंट्रिकल, बाएं हिस्से में जो फेफड़े का हमारा बायां हिस्सा होता है, इसमें अशुद्ध भाग, अशुद्ध रक्त होता है, और जो दाहिना हिस्सा होता है उसमें हमारा शुद्ध रक्त होता है, ये चीज़ याद रखना। फिर 4 कक्ष होते हैं, ये धमनी नहीं, हाँ 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, इसको लिख लो। 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं, निलय, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। धमनी क्या करती है, धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती है, और शिरा क्या होती है, अशुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक। रक्त के घटक क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनको हम एक साथ मिलाकर के रक्त कणिकाएं कहते हैं। और प्लाज्मा, पहले हम ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक में प्लाज्मा और दूसरे में कणिकाएं। फिर कणिकाएं को फिर से 3 भाग में डिवाइड करते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनको हम लोग लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और WBC क्या होती हैं, ये श्वेत होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। फिर ये आगे, इनका आगे भी इन लोगों को हम डिवाइड करते हैं, जैसे WBC में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट और इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी होती हैं। वैसे RBC में भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि एक ही बार में अगर पूरा परिसंचरण तंत्र बढ़ाएंगे तो फिर पूरा परिसंचरण तंत्र की एक ही वीडियो में तो परिसंचरण तंत्र ही हो पाएगा। फिर आगे बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का क्या काम होता है, शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन तंत्र का काम होता है। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है, किडनियाँ होती हैं, 2 किडनी, मूत्राशय होता है, ठीक है। ये मूत्र नलिकाएं होती हैं जो किडनी से मूत्राशय तक की यूरिन को लेकर के जाती है, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, जो मूत्राशय होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी कक्षा 3 to 5 वाली EVS में मैंने बताया था कि कौन से जानवर होते हैं, मतलब कौन से पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें मूत्राशय पाया जाता है। वैसे तो पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, ब्लैडर नहीं होता है, लेकिन जो ऐसे कौन से पक्षी है जिनमें होता है, जो अपवाद है, ठीक। नेफ्रॉन, किडनी क्या होता है, रक्त को फिल्टर करती है, और किडनी ही है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि डायलिसिस किस अंग के खराब होने पर डायलिसिस होता है, तो किडनी के खराब होने पर डायलिसिस होता है। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, ब्लड को बाहर से साफ करते हैं, ठीक है। किडनी का, अच्छा जो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक यूनिट होती है किडनी की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। चलो आगे, परिवहन, पौधों में परिवहन, पौधों में 2 तरीके से परिवहन होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। ऐसे याद कर लो, जाइलम जल का करता है और फ्लोएम फल का करता है। फल मतलब जो फूड बनाता है पौधा, उस फूड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है, जड़ों से पानी को ऊपर तक भेजना किसका काम है, जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या है कि जो पौधे ने भोजन बनाया है उस भोजन को इकट्ठा करना, कि हर पौधा अपने अपने हिसाब से अपना बनाया हुआ भोजन स्टोर करता है। जैसे बड़े पेड़ जिनमें फल लगते हैं, वो अपने भोजन को कहाँ स्टोर करते हैं, फल में स्टोर करते हैं। जिन पौधों की हम जड़ें खा लेते हैं, जैसे मूली है, शलजम है, तो वो अपने भोजन को कहाँ इकट्ठे कर रहे थे, जड़ में इकट्ठा कर रहे थे। फिर वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन अभी इससे पहले भी बताया था, जो पत्तियों के स्टोमेटा होते हैं, पर्णरंध्र जो होते हैं, है ना, पर्णरंध्र जो होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं या वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिससे पौधे के अंदर का जो पानी है वो भाप बन के बाहर निकलता है, ठीक। वाष्पोत्सर्जन जरूरी क्यों होता है, वाष्पोत्सर्जन ही है जो पौधे को ठंडा रखता है और पानी को ऊपर खींचता है। ऊपर खींचने का मतलब ये केशिका जल होता है, ये नीचे से जब ऊपर से जल उड़ता रहता है तो एक दबाव निर्मित हो जाता है। जब ऊपर वाला जल ये उड़ता रहता है तो दबाव निर्मित हो जाता है, तो नीचे से जल को ऊपर खींचता है ये, ठीक है। अगला आगे है प्रजनन।
अलैंगिक प्रजनन, क्योंकि लैंगिक प्रजनन शायद क्लास 8 में लैंगिक प्रजनन है, अभी अलैंगिक प्रजनन है। इसमें भी जरूरी है ये पता होने चाहिए कि किस किस तरीके के होते हैं अलैंगिक प्रजनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे के ही किसी अन्य भाग से, पौधे के ही किसी एक भाग से अन्य पौधे का निर्माण होता है। जैसे पौधा है या जीव है, विखंडन, विखंडन में क्या होता है कि ये कोशिका है, जैसे अमीबा में होता है कि एक ही कोशिका दो भागों में टूट जाती है तो दो अमीबा बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, जब एक ही कोशिका दो भागों में टूट जाए। मुकुलन में क्या होता है कि कोई एक पौधे में ये बड निकल आया, इसको हम लोग बडिंग कहते हैं इसको, और ये जो निकल के आया है इसको बड कहते हैं। जैसे हाइड्रा, एक पौधा होता है हाइड्रा, ये हाइड्रा ही है, तो हाइड्रा में ऐसे बड निकल आता है, फिर ये यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है तो ये अलग पौधा बन जाता है, ठीक है, इसको मुकुलन कहते हैं। विखंडन क्या होता है कि जहाँ पे शरीर मतलब टूट जाता है दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, ठीक। फिर वनस्पति प्रसार, ये वनस्पति प्रसार जो है ये किसी भी भाग से हो सकता है, जैसे आलू में ये पौधे निकल आते हैं, गुलाब में हम क्या करते हैं, कलम लगा देते हैं, कलम लगाना भी हमारा वनस्पति प्रसार ही है, कि जड़ तने या पत्ती से नया पौधा बन जाता है, ठीक है। या ब्रायोफिलम की पत्तियों से निकल आता है, ब्रायोफिलम जिसको अजूबा कहते हैं, उसकी ऐसे पत्ती होती है जो ऐसे बड़ी सी, उसमें पत्ती से ही निकल आता है नया पौधा, उसको ब्रायोफिलम या अजूबा का पौधा कहते हैं। या गन्ने में हम क्या करते हैं, तने को काट के डाल देते हैं, उसी से पेड़ निकल आता है। अब यौन प्रजनन और प्रसारण की परागण की बात करते हैं। ये 7th में भी मैंने बताया है कि पौधे के दो भाग होते हैं, एक पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर है, और ये स्त्रीकेसर है, ठीक है। तो पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में ऊपर ये परागकोश होता है, ये परागकोश होता है, और नीचे वाला इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। स्त्रीकेसर में क्या होता है, ऊपर वाला वर्तिका होता है, फिर स्टाइल होता है, और नीचे वाला ओवेरी होता है। ये ओवेरी में क्या होता है, फीमेल एग्स होते हैं यहाँ पे। और पराग में, इसमें क्या होता है, पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में परागकण होते हैं, पोलन जिनको बोलते हैं, पोलन सीड्स। ये परागकण जो होते हैं ये यहाँ से स्टिग्मा तक जाते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर ये अंदर जाते हैं, और जब ये अंदर जाते हैं तो यहाँ पे निषेचन होता है इसका, ठीक है। ये ऐसे समझ लो। परागण में भी दो तरीके का परागण होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण मतलब अपने आप ही हो जाता है, एक ही फूल में, जब जहाँ पे हमारे इस उसको क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही पेड़ में होते हैं या एक ही पौधे में होते हैं, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे स्वपरागण होता है। और पर परागण में क्या होता है, जो पौधे हमारे अलग अलग होते हैं, जब हमारे मेल रिप्रोडक्शन हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब दोनों अलग अलग पौधों में होते हैं, तब हमारा वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा पर परागण होता है, ठीक है। और निषेचन के बाद में ओवेरी फल बन जाती है, ये ओवेरी ये जो होती है यही फल बनती है, जब निषेचन हो जाता है तो यही फल बनती है। और जहाँ पे जिन पौधों में निषेचन नहीं होता है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया बता देता हूँ, जिन पौधों में निषेचन नहीं होता है फिर भी फल बन जाता है, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे सेब को हम लोग कहते हैं, सेब हमारा फल नहीं है, सेब को हम लोग असत्य फल कहते हैं, है ना। फॉल्स फ्रूट कहते हैं सेब को। सेब को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें निषेचन जो है वो ओवेरी का निषेचन नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है फिजिक्स का, ये गति और समय। दूरी, दूरी क्या होती है, तय किया गया कुल रास्ता, और विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच का सबसे छोटा रास्ता। इसको ऐसे समझो, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी की दूरी तो ये भी है ना, हम ऐसे जा रहे हैं तो भी ये क्या हुई, ए से बी के बीच की दूरी। लेकिन अगर ए से बी के बीच का विस्थापन बताना हो तो ये होता है विस्थापन, जो समांतर या एक सबसे छोटी दूरी को कहा जाता है, कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और दूरी क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, हम ए से बी तक जा रहे हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं, हमें ए से बी तक जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, है ना, तो हम कहें कि बहुत दूर है ए से बी, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, कुल रास्ता जो हम तय करते हैं, और विस्थापन क्या होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है या जो सबसे छोटी दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फिर आगे बात करते हैं आवर्ती, ये क्या होता है, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, अगर कोई एक ही बिंदु के दोनों तरफ घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जब एक ही बिंदु के दोनों तरफ, जैसे पेंडुलम जो है वो इधर भी जाता है, फिर ए पॉइंट पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस ए पॉइंट पे आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, तो ये आवर्ती गति कहलाती है, ठीक। फिर आती है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना, इसलिए भी याद कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारे मैथ में भी काम आएगा, क्योंकि मैथ में जो वो चैप्टर है ना, चाल समय और दूरी, तो उसमें भी काम आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, और साइंस में तो है ही,
तो काम आना ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसकी जो मात्रक होता है ये MKS पद्धति में ये मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसको हम लोग सरल गति कहते हैं, सीधी रेखा में जो गति होती है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति, ये ऐसे ऐसे, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये रेक्टिलाइनियर छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा विद्युत धारा। अभी है थोड़ा सा है चैप्टर, अभी है स्लाइड बची हुई है। विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो विद्युत धारा के दो प्रभाव होते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये कक्षा 8 में जो दिया गया, 7 में जो दिया गया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो विद्युत धारा में क्या होता है, जब किसी तार में करंट प्रवाहित होता है तो तार गर्म हो जाता है, तो तार गर्म हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट या फिर तापीय प्रभाव, है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये इसको कहते हैं। फिर फ्यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज क्या होता है, ये सुरक्षा का उपकरण होता है। आपने देखा होगा जो घर में ऐसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें एक फ्यूज स्विच लगा होता है, आज उसको जो है निकाल के बाहर देखना, उसको ऐसे बाहर निकालना, उसमें दिखाई देगा कि उसमें ऐसे करके दो वो होते हैं और उसमें उसके बीच में एक तार लगा होता है। ये तार क्या होता है कि जब हम ये फ्यूज इसमें लगा होता है और जब भी लाइट हमारी ऊपर नीचे होती है, मतलब गड़बड़ होती है, तो ये तार पिघल जाता है भरने से, तो ये पिघल जाता है तो लाइट आगे नहीं जा पाती है, तो हमारे घर के जो बाकी उपकरण हैं वो फूकने से, खराब होने से बच जाते हैं। ये फ्यूज का काम होता है, इसलिए फ्यूज क्या है, ये एक सुरक्षा का उपकरण है। गलनांक इसका बहुत कम होता है, गलनांक कम इसीलिए रखा जाता है कि जरा सा गर्म होगा पिघल जाएगा, तो ये पिघल जाएगा, शॉर्ट सर्किट पर ये पिघल कर टूट जाता है और हमारे बाकी उपकरण बच जाते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब किसी तार में करंट बहाया जाता है तो उसके आसपास क्या होता है, एक चुंबक की जो वो होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। जैसे हमने कील के ऊपर ये तांबे का तार लपेटा और जब इसमें धारा प्रवाहित करी तो ये मैग्नेट बन गई, ये पिन को क्या करती है, अपनी तरफ वो कर लेती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे पंखे में हम यूज़ करते हैं, तो पंखे में भी जो है विद्युत धारा का हम लोग चुंबकीय प्रभाव ही यूज करते हैं, पंखे में या मोटर, किसी भी एनी काइंड ऑफ मोटर, हर मोटर में हम क्या यूज़ करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, ये अस्थायी चुंबक होती है, क्योंकि जब तक विद्युत धारा बहेगी तब तक ये मैग्नेटिक काम करेगा, जैसे विद्युत धारा बहना बंद कर देंगे मैग्नेट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। छोटू चार्जिंग पे लगा दो ये, यार उसका वो खत्म हो गया, बैटरी में लग रहा। ठीक है, फिर प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दर्पण क्या होते हैं। दो चीज़ें समझो, ये प्रकाश की आ रही है, प्रकाश की किरण ये आकर के यहाँ पे गिरी और ये यहाँ से वापस चली गई, तो जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग कहते हैं आपतित, आपतित, इसको आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तन होने के बाद कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। और इन दोनों, ये दोनों जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे अगर हम एक ऐसे अभिलंब खींचते हैं, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है, इस पे अगर हम एक नॉर्मल खींचते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से बनाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण होता है इसको हम लोग आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा रूल ये कहता है कि कोण आई जो है ये कोण आर के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में दर्पण की बात करें तो ये जो दर्पण हमारा यहाँ पे बना हुआ था ये समतल दर्पण था जो सीधा होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें ये पॉलिश है, इधर साइड में क्या है, पॉलिश है, और ये वाली जो सतह है ये चमकदार सतह है इसमें। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये वाली सतह जो है इस पर पॉलिश है और ये वाली जो है परावर्तक सतह होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझो कि जैसे हम अवतल को याद कैसे रखेंगे, तो जो अंदर तल होता है, जिसमें अंदर वाले तल से, ये अंदर दिख रहा है ना, अंदर है, और ये क्या है, ये ऊपर है, तो ऊपर वाले तल में जब रिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर से उत्तल याद करना,
और अंदर वाले तल से जब रिफ्लेक्शन होगा तो अंदर से अवतल याद करना। बस जैसे चम्मच में होता है ना कि चम्मच में जहाँ पे जिस हिस्से से हम खाते हैं वो हमारा अवतल तल होता है, और जो चम्मच का बाहरी हिस्सा होता है उठा हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल भाग कहते हैं। ठीक, यूज कहाँ पे होता है इसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है डॉक्टरों और डेंटिस्टों द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे ये ब्लॉक हमारा कांच का है, ये ब्लॉक किस चीज़ का है, ये हमारा कांच का एक ब्लॉक है। ये प्रकाश की किरण आई, ये हमने अभिलंब खींचा, तो ये थोड़ा सा झुक जाती है अपने मार्ग से। इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये अपने मार्ग से थोड़ा सा परिवर्तित हो गई, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उस विचलित हो जाने को ही हम क्या कहते हैं, उस विचलित हो जाने को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो आपतित किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण है इसमें परावर्तित तो होगी नहीं किरण, इसमें कैसी किरण होगी, इसमें अपवर्तित किरण होगी। तो जो अंदर किरण चली गई है कांच के स्लैब के, वो क्या होती है, हमारी अपवर्तित किरण होती है। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। ठीक है, ठीक है। फिर इसी वजह से क्या होता है, हमको जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है। हाँ, वही अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मुड़ जाता है का मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। लेंस दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। इसको भी वैसे याद रखना कि जिसमें उठे हुए तल होते हैं तो उत्तल, और अंदर से जो तल दिए हुए हैं तो अवतल। उठे हुए तल हैं तो उत्तल, अंदर के तल हैं तो अवतल। ठीक, फिर बात करते हैं प्रकाश के फैलने की। प्रकाश का फैलना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये जो हमको कलर दिखाई दे रहा है इसका नाम भी याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में क्या होता है, 7 कलर होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये विबग्योर 7 कलर होते हैं। इसमें 6 ही बने क्या, इसमें 6 ही बने। ठीक है, तो ये विबग्योर होता है 7 रंगों में टूट जाना, और प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वो 7 कलर कौन कौन से हैं, विबग्योर है। फिर वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित किसी एक घटना का नाम बताओ, तो इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना क्या होता है, वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक घटना है। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ण विक्षेपण पर आधारित है या वर्ण विक्षेपण पर आधारित नहीं है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। फिर बात करते हैं वन। ये साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ईवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों को तो जीएस पढ़ना ही है ना, तो इस हिसाब से समझो। वन हमारी जीवन रेखा। वनों की कटाई से क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अभी बताया है कि जंगल में पेड़ों का काम क्या है, वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की घटना में। ये भी याद रखना है कि पौधे श्वसन में CO2 नहीं लेते हैं, वो श्वसन तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, श्वसन वो CO2 नहीं लेते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, और जब CO2 बढ़ती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापन, क्योंकि CO2 की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है CO2 की वजह से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, फिर जब पेड़ कटते हैं तो जो ज़मीन का पानी का स्तर है वो भी हमारा कम होता है, जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा स्तर कम होता है। फिर यहाँ पे याद कर लो, जो फ्लोरा होता है वो पौधे से रिलेटेड होता है, फ्यूना जो होता है वो जंतुओं से रिलेटेड होता है। याद कैसे होगा, फ्लोरा, फ्लावर आ रहा है ना इसमें, FLOWER, फ्लावर से याद कर लो। फ्लावर क्या होते हैं, पौधे, और फ्यूना जंतु होते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ये अभी पूरी बता देंगे खाद्य श्रृंखला एक बार में। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि किसी ए ने कुछ बनाया, ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, सी को डी ने खाया। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला होती है। जब जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। रेड डाटा बुक, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये
विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। रेड डाटा बुक क्या करती है, जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज का। चलो, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सीवेज क्या होता है। सीवेज वाटर जो होता है उसको, जो जितना गंदा पानी है, कहीं से भी निकल रहा है गंदा पानी, कहीं से भी, घरों से, कारखानों से, अस्पतालों से निकलने वाला दूषित जल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज वाटर या सीवेज वो कहते हैं। कैसे करना है, ये हमारा जो पूरा सिस्टम दिखाया गया है, ये एसटीपी का दिखाया गया है। ये किसका दिखाया गया है सिस्टम, एसटीपी का ये सिस्टम है। और एसटीपी होता क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। ये याद रखना है बेटा। सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जाली लगा दी तो जितना ये बड़ा कूड़ा होता है, जो कूड़ा करकट होता है, बड़ा कूड़ा, वो निकल जाता है, बचता है पानी, गंदा पानी जिसमें धूल, मिट्टी और इस तरीके की अवशेष होते हैं। फिर ये जाता है दूसरे में क्या होता है, इसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि जो इनसॉल्युएबल इम्प्यूरिटीज़ है, जैसे मिट्टी, कीचड़, वो सारा नीचे बैठता है, ठीक है, ये नीचे बैठ जाता है। और ऊपर का जो हल्का पानी होता है उसको हम लोग फिर आगे भेज देते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इसको गर्म करते हैं, फिर यहाँ निकालते हैं, फिर यहाँ पे इसका द्वितीयक उपचार किया जाता है। द्वितीयक उपचार में हम इसको साफ़ करते हैं, और इसमें से जो हमारा कीचड़ बचता है, जो इसमें से कीचड़ बचता है, उससे हम लोग बायोगैस बना लेते हैं। जो कीचड़ बचता है ना, ये नीचे वाला जो कीचड़ बचता है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस बना लेते हैं, ठीक। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इस चीज़ को याद कर लो। ये वर्मी कंपोस्ट मतलब वर्मी से जो कंपोस्ट बनती है, केचुए से जो खाद बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुए की खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अरे तो ख़त्म हो गया, ठीक है भैया। ये हो गई तुम लोगों की क्लास 8th की साइंस कंप्लीट। इसको देख लो, वीडियो 2 बार देखो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बाकी नोट्स के लिए जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई चैप्टर में किसी उसमें दिक्कत आ रही हो, क्योंकि हमने अभी स्ट्रेटजी का प्लान भी डाल रखा है 26 दिनों में किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और जीएस की जो स्टैटिक वाली वीडियोज़ है वो भी आ जाएंगी। मतलब एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं तुम लोगों के लिए कर दूंगा, मैं उतना पढ़ा दूंगा। क्योंकि ये सारे मेरे बने हुए नोट्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ा देता हूँ तुम सबको, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, मतलब दोस्तों को शेयर कर दो कि तुम पढ़ ले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा लोग हो जाओगे उतना अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छा रहेगा, तुम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, अच्छा पढ़ाऊँगा।